हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि एक पढ़ाई का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, एक लाइव सेशन हम स्टार्ट करते हैं एक ट्रायल बेसिस पे और देखते हैं कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ विज्ञान के बारे में या जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ उससे क्या लोगों को कुछ फायदा होता है। तो चलिए आज वन लेसन वन वीक या वन वीडियो वन वीक जो भी कुछ कह लीजिए, उसके हिसाब से आज हम अपनी पढ़ाई का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं साइंस से, है ना। तो 9वीं क्लास की जो साइंस की बुक है उसका पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हैं उनके विषय में यह अध्ययन है। इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है कि जिन चीजों को हम आसपास देख रहे हैं आखिर वो चीजें बनी कैसी हैं, वो चीजें कैसे बनी हैं, उनको बनाने के लिए या भौतिक रूप से उनको एक साथ रखने के लिए क्या क्या अनिवार्यताएं होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चीजों का फिजिकल नेचर यानी कि भौतिक रूप से जो चीजें हैं वो आखिर हैं कैसी। तो जब हम देखते हैं आमतौर पर तो हमें आसपास की वस्तुएं 3 तरीके की दिखाई देती हैं। एक वो वस्तु जो ठोस है, एक दूसरी तरह की वस्तु जो द्रव है और एक तीसरी तरह की वस्तु जो गैस है। ठोस वो है जिसका एक फिक्स्ड यानी कि एक निश्चित आयतन और एक निश्चित आकार होता है। द्रव वो वस्तु है यानी कि लिक्विड वो मटेरियल है जिसका आकार तो निश्चित नहीं है, अर्थात वह जिस भी बर्तन में जाता है उस बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन जिसका आयतन निश्चित है। मतलब द्रव का आकार तो निश्चित नहीं है लेकिन उसका आयतन निश्चित है। और तीसरी तरह की वस्तु वो होती है जिसका न तो आयतन निश्चित है और न ही जिसका आकार निश्चित है ना। तो अब ये सवाल उठता है कि जब हम इन वस्तुओं को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ये वस्तु क्या एक ही मतलब और आर दीज थिंग्स कंटिन्यूअस और दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या जैसे हम सामने ठोस किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मैं इस डब्बे को देख रहा हूं, तो ये जो हमें डब्बा देखने में एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्या ये टुकड़ा एक पूरा कंटिन्यूअस है या एक छोटे 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 अन्य टुकड़ों से मिलकर बना है। तो यहां पर उदाहरण के साथ किताब के अंदर बताया गया है कि हम जिन चीजों को देखते हैं और जो चीजें हमें नंगी आंखों से कंटिन्यूअस दिख भी रही हों वो एक पीस में नहीं होती बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। और ये टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। और तो और न केवल ये टुकड़ों से बने होते हैं बल्कि उन टुकड़ों के अंदर रिक्त स्थान भी होता है। जी हाँ, उनके बीच रिक्त स्थान भी होता है। और किस पदार्थ के टुकड़ों के बीच यानी कि उनको बनाने वाले घटक के बीच कितना स्थान है, यही निश्चित करता है कि वह पदार्थ ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। अगर मैं आपको कहूं कि अगर बनाने वाले संगठक जिससे हमारा पदार्थ बना है, द बेसिक मटेरियल, अगर दो जो बेसिक मटेरियल है उनके बीच गैप ज्यादा है, बहुत गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, तो क्या होगा, वो गैसियस फॉर्म में रहेंगे। अगर उनके बीच गैप थोड़ा कम है, मतलब दे आर जस्ट वेरी नियर बाय, देन दे मे बी लिक्विड। और जो बिल्कुल आपस में एकदम एक साथ चिपके हुए हैं वो सॉलिड होंगे। तो ये भी एक तरीका है पदार्थ के स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानने का। खैर इसके बारे में भी हम आगे जाएंगे।
तो हमने देखा कि जैसा कि आपको बताया कि एक कंटिन्यूअस दिखने वाला मटेरियल भी कंटिन्यूअस नहीं है, वो छोटे छोटे टुकड़ों से होकर के बना हुआ है और ये टुकड़े आपस में जुड़े होते हैं एक फोर्स से, है ना, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दुनिया में हर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को एक बल के साथ खींचता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के साथ साथ हर एक जो पार्टिकल है उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, जो कि उस कमरे के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर कमरे का टेम्परेचर ज्यादा है तो जो मैटर है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये दो बातें जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ मैटर को। तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं कि क्या जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पर स्थायी रहते हैं किसी पदार्थ के अंदर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू पे दिखाया गया, और हमने भी देखा है, हम होली का मौसम आने वाला है, हम रंग घोलते हैं। अब आप पानी का एक कटोरा ले लीजिए और उसके अंदर रंग डाल दीजिए। पुड़िया जब आप ऊपर डालते हो तो आप देखते हो थोड़ी देर के बाद अंदर का पानी भी हल्का हल्का ही सही रंगीन हो जाता है। ऊपर तो खैर काफी रंगीन हो जाता है, अगर आप उसको ना भी घुलाओ तो भी आप देखोगे कि अंदर का पानी भी धीरे धीरे हल्का हल्का रंगीन होता जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स मूव करने का नेचर रखते हैं, वो एक जगह नहीं रखते। जो पार्टिकल पानी का जो ऊपर था वो धीरे धीरे मूव करके नीचे गया होगा और नीचे के पानी को भी रंगीन कर दिया होगा। तो इसी तरह से इसमें एग्जाम्पल के थ्रू पे समझाया गया है कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं, हमेशा एक जगह नहीं रहते, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 स्टेट है मैटर के, और तीनों स्टेट्स के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिन पदार्थों के पार्टिकल्स के बीच में, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, वो पदार्थ क्लोज बाय उसके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है बिल्कुल नजदीक रहेंगे, और वो ठोस होगा। जिसके बीच में रिलेटिवली लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लिक्विड होगा, और जिन पार्टिकल्स के बीच में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा, वो क्या होंगे, वो गैस होंगे। अच्छा, मैं बार बार ध्यान दीजिए, मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह रहा हूं इसलिए क्योंकि हम जिन पदार्थों की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो एलिमेंट हो या हो सकता है कि वो कंपाउंड हो। अब अगर वो एलिमेंट हुए तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट हो जाएगा। और जब अगर वो कंपाउंड हुआ तो फिर वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिसाइड करता है कि क्या स्टेट ऑफ मैटर होगा। दूसरा क्या डिसाइड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स नहीं है, कम है बिल्कुल, तो वो ठोस होगा। अगर उससे ज्यादा हुआ तो लिक्विड होगा, और फिर अगर बहुत ज्यादा हुआ तो फिर वो गैस होगा, है ना। तो इस तरह से 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, है ना। अब हमको यह देखना है कि क्या जो हमारा मैटर है वो स्टेट चेंज कर सकता है क्या। बिल्कुल कर सकता है। आपने अपनी आंखों से देखा है, पानी जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर आइस बन जाता है और 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर वेपर बन जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मैटर जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पर, है ना, अपना स्टेट चेंज कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या केवल टेम्परेचर ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो नहीं, प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल है। जब हम ये बात कहते हैं कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सी है और फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, तो साथ में हम ये बात अटैच करते हैं कि ऐसा वायुमंडलीय दाब यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसा कि प्रेशर कुकर के अंदर होता है, प्रेशर कुकर के अंदर होता ही तो यही है कि उसके अंदर हम प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ाने के कारण पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम प्रेशर कुकर के अंदर
पानी मोर देन 100 डिग्री टेम्परेचर भी पानी को अटेन करवा पाते हैं, तभी तो खाना जल्दी पकता है। तो कहने का मतलब है कि केवल टेम्परेचर तो है ही और प्रेशर, इन दोनों का भी रोल होता है स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड करने के लिए। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि स्टेट ऑफ मैटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें बड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट दिया है डिफ्यूजन का, है ना, कि जब कोई भी पार्टिकल जो है सॉलिड स्टेट में रहेगा तो वो आसानी से पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, सॉलिड को छोड़ के कहीं और नहीं जाते। लिक्विड में रिलेटिवली आसानी से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, और गैस में तो बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। तो गैस में एक फिनोमेना होता है कि गैस जो है वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरह फ्लो करता है, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज होना, है ना। जब एक गैस का कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा हो जाएगा और दूसरी जगह कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन गैस फ्लो करती है, जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। और इसमें एक सवाल भी दिया है, और हम लोगों के डे टू डे लाइफ में भी ऐसा आता है कि जब हम अगरबत्ती घर के अंदर जलाते हैं एक कोने में, तो तुरंत उसकी खुशबू क्यों दूर तक फैल जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम एक कोने में जलाते हैं तो वहां पे गैस का कॉन्सेंट्रेशन हायर रहता है, और जहां पे हायर रहता है, हायर टू लोअर साइड में गैस फ्लो करती है, तो डेफिनेटली हम लोगों को खुशबू महसूस होती है। लेकिन जब हम अगरबत्ती को यूं ही बिना जलाए ऐसे रखते हैं, तो एकदम बिल्कुल नजदीक आप उसके पास नाक ले जाएंगे तो जरूर खुशबू लगेगी, लेकिन आप रूम के दूसरे कोने में बैठे हुए हैं तो उसकी खुशबू नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है ना। उसके बाद अलग अलग चीजों का कन्वर्जन जो होता है, उसके क्या क्या नाम है, इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है। जैसे कि सॉलिड से लेके जब लिक्विड बनता है कोई मटेरियल, तो उस प्रक्रिया को फ्यूजन कहते हैं, है ना। सॉलिड टू लिक्विड को फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड टू गैस को वेपराइजेशन कहते हैं, गैस टू सॉलिड को, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैस टू सॉलिड को डिपोजिशन कहते हैं, है ना। अब इसी प्रक्रिया को अगर हम उल्टा कर दें तो लिक्विड टू सॉलिड जब बनता है तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिड टू गैस बनने को सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस टू लिक्विड बनने को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो सब्लिमेशन आपने कहाँ देखा है, जब हम कपूर वगैरह जलाते हैं तो हम देखते हैं ना, सीधे तुरंत वो अभी था और तुरंत सॉलिड टू गैस बन जाता है। कपूर को कभी आपने लिक्विड बनते नहीं देखा होगा कि वो पिघला और पहले लिक्विड बना, या एकदम इतना मोमेंटरली होता होगा कि शायद दिखाई भी ना, तो मतलब गर्म करते हैं और सीधे वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है और तुरंत बर्न हो जाता है। सिमिलरली सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू, अब हमने जैसा कि बताया पानी के बारे में हमने देख लिया था कि पानी कैसे बर्फ बनता है, बर्फ बनने के बाद जब ठंडा होता है तो बर्फ बनता है, और जब पानी गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो गैस बन जाता है। सो ये हम लोगों को, ये प्रक्रियाएं हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब ये देखना है कि भाई ये जो इन सब जो प्रक्रियाएं हैं इनसे हो क्या रहा है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हम उनकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो जब हम उनकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर ये टेंडेंसी आ जाती है एक दूसरे से दूर होने की। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसका इफेक्ट कम होने लगता है, जिसके वजह से सॉलिड पहले लिक्विड में, और जब हम और टेम्परेचर देते हैं तो वो लिक्विड फर्दर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम उल्टा करते हैं, यानी कि जब गैस को ठंडा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी एनर्जी खींच रहे हैं। तो जब हम ठंडा कर रहे हैं, उसकी एनर्जी खींच रहे हैं, तो क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स एनर्जी लूज करते हैं और पास आने लग जाते हैं। जब वो पास आने लगते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं। लिक्विड से हम फर्दर उनसे एनर्जी और खींचें तो लिक्विड क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। सो यही है कॉन्सेप्ट हमारा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और उल्टा होने का। अच्छा, इसमें फिर एक और बहुत मजेदार चीज पूछी है कि अभी हमने देखा कि जैसे हम गर्म करते हैं तो पानी एक्सपैंड करता है, जैसे मैंने इन जनरल कहा। पानी एक ऐसा एलिमेंट है कि जब हम उसको, ध्यान दीजिएगा, पानी एक ऐसा एलिमेंट है कि जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ता है। कब तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है, जब हम पानी को फर्दर और ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ता नहीं है, बल्कि वो उसके बाद एक्सपैंड करने लगता है ना। तो इसी कारण क्या है कि पानी का जो सबसे ज्यादा घनत्व है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सवाल ये है कि ये बताने का फायदा क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसकी उपयोगिता ये है कि इसी कारण ठंड के दिनों में उन प्रदेशों में जहां की तापमान 0 डिग्री से भी कम चला जाता है, वहां के जलीय जीव सुरक्षित रहते हैं। जब तापमान गिरता चला जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी सिकुड़ता नहीं, फैलता है। तो इससे क्या होता है कि जो बर्फ होती है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, वो क्या होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी की तुलना में हल्की होती है, यानी कि वो ऊपर रह जाती है और तल में अभी भी पानी बचा रहता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। तो उससे जो हमारे जलीय जीव हैं वो ठंड के मौसम में भी अपने जीवन की रक्षा कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ठंड के दिनों में ये सारे जलीय जीव जम गए होते। जो आइसबर्ग है वो हमेशा इसीलिए तैरता है बिकॉज 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर एट विच वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, है ना। तो ये सवाल कई बार, क्योंकि ये किताब में है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये सवाल आता है। अच्छा, तो हमने कहा कि पानी भाप बनता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सवाल यह है कि क्या केवल 100 डिग्री टेम्परेचर पर ही पानी भाप बनता है? नहीं, पानी के साथ एक और प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वो भाप बनता है। जैसे कि मैंने कहा कि सारे पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जो पार्टिकल्स लिक्विड के सतह पर होते हैं उनके पास बाकी पार्टिकल्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो पार्टिकल्स कई बार रूम टेम्परेचर पर भी वातावरण से एनर्जी लेके और सतह को छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट पर हो, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। रूम टेम्परेचर पर भी इवेपोरेशन होता है और इसी इवेपोरेशन के वजह से हमारे मटके का पानी ठंडा होता है। इसी इवेपोरेशन की वजह से हमारे कपड़े सूखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, हम जब कपड़ा सुखाते हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर पे तो हम ले नहीं जा रहे, तो फिर हमारे कपड़े की जो नमी है वो कहाँ गायब हो जाती है। तो हमारे कपड़े इसीलिए तो सूखते हैं क्योंकि इवेपोरेट हो जाते हैं वो। अच्छा, तो इवेपोरेशन में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते होंगे, तो हम अपने कपड़े सुखाने के एग्जाम्पल से ही देख लें। तो जब हम कपड़े सुखाते हैं, जब आप कपड़े को निचोड़ते हैं, तो निचोड़ने के बाद यूं निचोड़े हुए कपड़े को आप नहीं डाल देते, आप कपड़े को फैलाते हैं। यानी कि जब आप फैलाते हैं तो आप सरफेस एरिया अपने कपड़े का बढ़ाते हैं। तो जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज आपने महसूस किया होगा कि बादल वाले दिनों में, यानी कि जब वातावरण में मॉइस्चर रहता है, तब कपड़े जल्दी नहीं सूखते। लेकिन जिन दिनों में, शुष्क दिनों में, जब वातावरण में मॉइस्चर नहीं रहता है, तब हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यानी कि मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। या कन्वर्सली कहें तो कि अगर लेसर मॉइस्चर होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा अच्छे से होगा, यानी कि शुष्क दिनों में हमारे कपड़े ज्यादा आसानी से सूख जाते हैं। तीसरा, हायर टेम्परेचर। ऑब्वियसली जो ज्यादा गर्म दिन रहेगा उसके अंदर कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, जल्दी इवेपोरेशन होगा। अच्छा, और एक और चीज आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब हवा तेज बहती है, जिन दिनों में विंडी वेयर्स होता है ना, और कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि जब जल्दी हमें कपड़ा सुखाना तो कपड़े को जोर जोर से यूं यूं हवा देने लगते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि विंड भी अपने साथ मॉइस्चर को कैरी करके ले जाती है। तो इन सब चीजों के वजह से, इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है किस पे? इवेपोरेशन पे। तो इन सब से भी अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो सवाल जनरली कुछ मतलब पूछ देते हैं कि हम कपड़े को फैला के क्यों रखते हैं, या गर्मी के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। तो भैया बताओ, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? इसीलिए पहनते हैं कि सूती कपड़ा क्या करता है,
पसीने को आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये सूती कपड़ा पसीने को अब्जॉर्ब कर लेता है तो इस सतह पे आ गया पसीना। अब जब जो वातावरण का टेम्परेचर है तो क्या करेगा, सबसे पहले कहाँ पे उसकी एनर्जी यूज होगी, सूती कपड़े के अंदर जो पसीना अब्जॉर्ब किया हुआ है उसको इवेपोरेट कराने के लिए। तो जब वो गर्मी उस पसीने को इवेपोरेट कराने के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो वो गर्मी हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी, तो ऑब्वियसली हम लोगों को कम गर्मी लगेगी। मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, तो मटके का पानी भी ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो छिद्र होने से पानी हल्का सा रिसा हुआ उसकी सतह पे आ जाता है। अब यह सतह का जो पानी है वो वातावरण से गर्मी लेता है और गर्मी से इवेपोरेट होकर बाहर चला जाता है। तो जो वातावरण की गर्मी है वो मटके के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए बाकी का पानी जो है वो ठंडा रहता है। जबकि स्टील की बर्तन में ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टील का बर्तन सतह से कोई पानी बाहर नहीं ले आने देता, तो जो गर्मी आती है वो बर्तन के थ्रू होती हुई पूरे जो तरल है, जो भी वाटर है, वहां तक पहुंच जाती है और उसको गर्म कर देती है। तो पहले चैप्टर में यही लबलुबाब है पूरे पहले चैप्टर का। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें बस देखना है कि हमारी दुनिया जो हम देख रहे हैं वो किन चीजों से बनी है, किस तरह से बनी है। तो वो जो कंस्टिट्यूएंट मैटर है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, साथ ही साथ उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। इन दोनों के बीच में इंटरप्ले होता रहता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी तो आप ठोस रहेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम इंटरमीडिएट है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा है, तो वो द्रव रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो वो गैस हो जाएगा। इसके बाद ठोस, द्रव और गैस के थोड़े बहुत नेचर के बारे में है, आपस में कन्वर्जन के बारे में है, और फिर क्या क्या चीजें, जो इवेपोरेशन का क्या असर है, या इन सब से कुछ कुछ सवाल हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूज या डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंजॉय करने की जरूरत है। होपफुली जैसे मैंने बताया आपने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो जरूर मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक डिस्कस किया जाना चाहिए तो वो भी बताइए, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीक शायद आपसे मिलूं तो मैं उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकूं। थैंक यू, शुक्रिया जो लोग भी जुड़े हुए हैं, गुरपाल भाई, विष्णु भाई साहब, थैंक यू भाई। प्रोफेसर साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस, तो जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो देखा और इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये नया इनिशिएटिव जिसमें कि हम लगभग एक वीडियो हर हफ्ते लाने की कोशिश करेंगे। फिर जब तक नए वीडियो के साथ आता हूं तब तक के लिए नमस्कार।